बार बार एक ही बात बोली जा रही थी, मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि यहाँ इस मंच पर कोई मुख्य अतिथि नहीं है। आपका बड़ा भाई खड़ा है और वही आपसे बात कर रहा है, न कोई मुख्य अतिथि नहीं, क्योंकि अपना इलाका है, अपना कॉलेज है। तो यहाँ पर मुख्य अतिथि शब्द का संबोधन ही बड़ा अजीब लगता है। और बात इसलिए करना आवश्यक है आप साथियों से कि हम एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहे हैं, और वो क्रांतिकारी दौर इस देश को अग्रणी, बहुत अग्रणी लेके जा रहा है। तो ऐसे मौके पर स्पोर्ट्स मीट के अंदर जब मुझे आदेश मिला सुभाष जी का कि आपको पहुंचना है, तो मुझे थोड़ा संकोच भी हुआ। मैंने कहा यार, मैं स्पोर्ट्स मीट के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं तुम्हारे लिए, कोई स्पोर्ट्स वाला व्यक्ति बुलाया जाए तो ठीक रहता है। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हें आना है 8 तारीख को, तो 8 तारीख को आना है तो जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि अपना कॉलेज है। तो मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर सुभाष जी का, कि उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई बहनों से मिलने का अवसर दिया, उनसे बात करने का अवसर दिया। और आभार व्यक्त करता हूं पूरे महाविद्यालय परिवार का, स्पोर्ट्स मीट के इंचार्ज डॉक्टर रविंदर जी का, हमारे सीनियर प्रोफेसर साथी राजाराम जी का, राजेंद्र जी का, विक्रांत जी हैं मंच के ऊपर, दर्शन जी हैं, दर्शन तो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और राजेश जी हैं, अनिल जी हैं, अनिल स्क्वायर यानी अनिल डबल अनिल, दोनों ही अनिल आ जाते हैं उसमें। अमित सिहाग है, अमित जी हैं, दिलसुख जी हैं, दिलसुख जी भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, हरीश जी, सभी साथी। मैं एक एक का नाम लूं, पूरी श्रृंखला बड़ी हो जाएगी। हमारी छोटी बहन सुमन बैठी है इधर, और उधर मदन जी हैं, दलीप जी हैं, विनोद बेनीवाल जी, संजीव जी, सभी साथी हैं हमारे A to Z। और इस महाविद्यालय की एसेट या इस महाविद्यालय की ताकत, यहां का ग्रुप डी, जिसमें नीलेश है, जितेंद्र है, जयसिंह है, राजकुमार है, हजारी है, रविंद्र है, सब कमाल की ताकत है। हमारा जो महाविद्यालय है ये किसी एक व्यक्ति से नहीं बना, किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं बना, किसी एक व्यक्ति के कार्य से नहीं बना। इसकी सबसे बड़ी ताकत आप हैं, आप और हम, ये सभी मिलकर इस महाविद्यालय को बनाते हैं। मैं और तू मिलकर हम हो जाते हैं। तो ये हम जो है, ये इस महाविद्यालय की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा महाविद्यालय किसी भी मामले में किसी भी अन्य महाविद्यालय से पीछे नहीं है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, सुभाष जी जब गुणगान कर रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, और मैं विचार कर रहा था कि क्या वाकई मैंने इतने काम करवाए हैं, कि अगर हम ठान लें तो किसी से भी पीछे नहीं है। यह महाविद्यालय हरियाणा के उन गिने चुने महाविद्यालयों में से है, उच्चतर शिक्षा विभाग के अनुसार, जिसकी रेटिंग बहुत हाई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 12वें नंबर पर थी पूरे हरियाणा में। 12वें नंबर के महाविद्यालय में आप बैठे हैं हरियाणा सरकार के अनुसार। आप अपने आप पर गर्व कर सकते हैं। और इस महाविद्यालय के अंदर, इस महाविद्यालय ने बहुत अच्छे अधिकारी पैदा किए हैं। ये जो कमरे हैं, ये साधारण कमरे नहीं है, अति साधारण कमरे हैं। आप कहेंगे कि जी सदुपयोग करें या दुरुपयोग, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जो बच्चे हंस रहे हैं पीछे 2-4, मुझे पता है कि वो किस मामले में और कहां हंस रहे होंगे। जरूर ये दुरुपयोग का मामला रहा होगा। अगर सदुपयोग करते तो अपने आप पर गर्व महसूस करते। इस बात को महसूस कीजिएगा। इसी महाविद्यालय ने कई प्रोफेसर दिए हैं जो आज हरियाणा में अलग अलग जगह कार्य कर रहे हैं। इसी महाविद्यालय ने तहसीलदार भी दिए हैं, इसी महाविद्यालय ने टीचर्स भी दिए हैं। और अगर आप नशे से दूर रहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सुभाष जी ने जो बात कही थी, प्यारे बच्चों, अभी हम जीवन के बहुत ही स्वर्णिम काल से गुजर रहे हैं।
आप लोग उम्र के जिस दौर में हैं, इस दौर के अंदर हम लोगों को नशा बहुत आकर्षित करता है, हम लोगों को हर बुराई आकर्षित करती है। लेकिन आप मात्र 20 साल के बाद 2 पीढ़ियों से मिलने वाले हैं, और दोनों पीढ़ियों से आंख मिला के आपको बात करनी ही होगी। एक पीढ़ी होगी आपके माँ बाप जो बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे होंगे, और दूसरी पीढ़ी होगी आपका अपना बच्चा, बेटा या बेटी, उससे भी मिलेंगे आप, और वो युवा अवस्था में कदम रख रहा होगा। उस वक्त वो युवा अवस्था में क्या कार्य करेगा, वो किस तरफ जाएगा, किस दिशा में जाएगा, वो जो उम्मीदें आपको अपने बच्चे से रखनी है, आज वो आपको अपने आप से भी रखनी होगी। अगर अपना भविष्य बनाना है तो आप ये सोच के चलिए कि अगर आप अपने बच्चे से जब मिलोगे और बच्चा जो है आपसे कहेगा कि फादर मेरी फी दे दीजिए, और आप उस वक्त चिट्टे जैसे नशे की हालत में होंगे और पता लगेगा कि आपने अपनी जवानी को चिट्टे में खो दिया, आपने अपनी जवानी को सिगरेट और शराब में खो दिया, तो आप उनसे कैसे आंख से आंख मिला के बात करेंगे? ये विचार करना होगा आपको, और ये विचार इसी उम्र में करना होगा। अगर आप अभी नहीं सुधरे, क्योंकि देखिए जब सामने बैठी हुई लाइनों को मैं देख रहा हूं तो हमारे यहां बेटियों की संख्या ज्यादा है, बेटों की संख्या कम है। और इस कॉलेज के जब आंकड़ों की बात करते हैं हम, तो कॉलेज के अंदर जितने एडमिशन हुए हैं उनमें बेटियों की संख्या ज्यादा है, बेटों की संख्या कम है। अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो कहीं ये ना हो कि आने वाले समय में सरकार को एक आंदोलन चलाना पड़े, एक और वाक्य पैदा करना पड़े, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। ये विचार करना होगा हमें। चिट्टा बिक कहां रहा है, बेच कौन रहा है और खा कौन रहा है, नशे की हालत किनकी है, इसके ऊपर हमें विचार अवश्य ही करना होगा। और अगर हम अभी नहीं संभले तो फिर नहीं संभल पाएंगे। आप उस देश के निवासी हैं जिसकी संस्कृति सदा से महान रही है। आप उस देश के निवासी हैं जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए वार दिए थे। आप उस देश के निवासी हैं जहां पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आप उस देश के निवासी हैं जहां पर विपरीत परिस्थितियों में भी स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी ने संस्कृति की पताका को फहराया है। आप उस देश के निवासी हैं जहां पर ज्योतिबा फूले और बाबा साहब ने विपरीत परिस्थितियों में संकीर्ण मानसिकताओं का विरोध किया है। और उन लोगों के बलिदानों का हम क्या अर्थ दे रहे हैं, यह हमें विचार करना होगा। हमें 1947 में जो आजादी मिली है, तथाकथित रूप से आजादी, मैं तथाकथित क्यों लगा रहा हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि हम गुलाम तो हुए ही नहीं थे, कभी हम कभी गुलाम नहीं हुए। गुलामी वो होती है जिसको स्वीकार कर लिया जाए। हमारे लोगों ने कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हजारों साल की दास्ता को देखिए, हजारों साल के त्याग को देखिए, आप महसूस करेंगे कि कब गजनी गोरी आया था, कब से विदेशी आक्रामता हमारे यहां आक्रमण करते आ रहे थे। हमारे लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, हमेशा उनका विरोध किया और विरोध करते रहे और उनको बाहर खदेड़ के ही 47 में विदेशियों को हमने बाहर खदेड़ दिया। लेकिन ये जो अपना देश है, जो आज चंद्रमा के ऊपर सबसे सस्ता चंद्रयान भेज रहा है, जो पहाड़ों के सीने को चीरकर सुरंगें बना रहा है, बड़ी बड़ी विशाल सुरंगें, वो जो स्पेस शटल का इतना बड़ा, स्पेस का इतना बड़ा काम कर रहा है, इतनी बड़ी मार्केट बना चुका है कि अरबों डॉलर्स का कारोबार भारत में आ रहा है। ये वो देश है जिस देश के अंदर आज बात होती है कि यहां से हथियार दूसरे देशों को बेचे जाएंगे, आयात नहीं होगा, निर्यात होगा। आप उस सुदृढ़ देश के निवासी हैं, लेकिन हमें महसूस करना होगा कि हम क्या हैं और हम कहां पहुंच सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपकी इच्छा होनी चाहिए। आज इस देश के अंदर 1.25 लाख स्टार्टअप हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उनसे लोग कमा रहे हैं, और कमाने वाले बच्चों की उम्र जो है वो 20 से 30 साल के बीच है ज्यादातर की। 1.25 लाख नए स्टार्टअप रजिस्टर्ड है इस वक्त, और 1.25 लाख में भी एक कमाल की और चीज आपको बताता हूं
कि 125 के लगभग स्टार्टअप ऐसे हैं जिनकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ रुपए पर स्टार्टअप है। आप कहेंगे कि स्टार्टअप क्या है। अब मैं कुछ और बातें करता हूं, थोड़ा सा एमएसएस के बाद। अरे बच्चों, अंबाला कॉलेज की 4 बेटियां हैं। अंबाला के एक कॉलेज की 4 बेटियां, उन्होंने मिलेट का लड्डू बनाया। मिलेट आप समझते हैं, ज्वार बाजरा रागी का। एनएसएस की वॉलंटियर है चारों ही। और वो लड्डू जो है वो इतना बढ़िया था, जायकेदार था, एक नया प्रयोग था उनकी तरफ से। उन्होंने उसकी स्टॉल लगाई। देखिए, काम करने में कभी शर्म मत कीजिएगा। जब आप अपनी अवस्था पर शर्म महसूस करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी भी अपने मां बाप की अवस्था के ऊपर शर्म महसूस मत करना और अपनी अवस्था पर भी शर्म महसूस मत करना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं अति साधारण परिवार का बच्चा हूं, अति साधारण का, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे बनाया है। उन्होंने किन परिस्थितियों में मेरी फी भरी होगी सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं। तो उनको 4 बेटियों की बात हो रही थी अंबाला कॉलेज की। उन्होंने जो मिलेट का लड्डू बनाया, कुरुक्षेत्र में रत्नावली फेस्टिवल होता है, उसमें स्टॉल लगाई उसकी, कुछ लड्डू के साथ लोगों ने चेक किया, जायका लिया, और आप विश्वास करेंगे 2 दिन में उन बेटियों को 1 लाख रुपए से ज्यादा का ऑर्डर मिल गया। ये बच्चों की काम करने की क्षमता थी, ताकत थी। कुछ एक बेटियां हैं हमारी हिसार से, अचार बनाती हैं और ऑनलाइन बेचती हैं। हमारे बच्चे हैं फरीदाबाद से, एनएसएस के ही, वो उन्होंने ऐप बनाए, ये मेक माई ट्रिप वगैरह का जो ऐप होता है ना, जिससे आप दूसरी जगह ट्रैवल करने का पैकेज वगैरह लेते हैं, इसी तरह उन्होंने भी अपना एक ऐप बनाया और दूसरी जगह लोगों को भेजने का काम करते हैं ऐप के माध्यम से। ऐप से उन्होंने कमाई शुरू कर दी। जिस तरह से फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आप, क्योंकि ये कुछ सामान नहीं बनाती है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आपको पता होगा, वो क्या करती है, एक जगह से माल उठाती है और दूसरी जगह सप्लाई करती है, बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाती है सिर्फ वो। उसी तरह से हमारे बच्चों ने भी एक ऐप बनाया और उससे उन्होंने सामान की डिलीवरी शुरू की और रुपया कमा रहे हैं। ये हमारे बच्चों का दिमाग है। मैं ये नहीं कहता कि आप उत्पाद ही बनाइए खाने का, आप तकनीक का यूज करते हैं, सभी के हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल से रील स्क्रॉल करने की बजाय फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सिर्फ हम रील देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, उसके बजाय हम कुछ क्रिएटिव भी देख सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर भी सकते हैं, जिससे हम अपने आप को आगे ले जा सके। उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार इस वक्त कई कॉलेजेस में ओपन एयर जिम शुरू कर चुका है और कई अन्य कॉलेज में बहुत ही जल्द शुरू करने जा रहा है। इसी तरह से हरियाणा सरकार का उच्चतर शिक्षा विभाग हमारे बच्चों में ये स्टार्टअप की भावना लाने के लिए, उद्यम और उद्यमशीलता की भावना विकसित करने के लिए कई कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर इस वक्त चल रहे हैं और कई अन्य कॉलेजेस में बहुत ही जल्द खुलने जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों में एक भावना विकसित हो कि हमें अपने दम पर आगे बढ़ना है, हमें स्वावलंबी बनना है। क्योंकि जब तक हम स्वावलंबी नहीं होंगे, हमारा राष्ट्र स्वावलंबी कैसे होगा, और हमें इस राष्ट्र को स्वावलंबी बनाना है। बच्चों, आपके ही दम पर होगा। आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। आपके लिए आपका साथी नहीं पढ़ने वाला है, आपके लिए आपके मां बाप नहीं पढ़ने वाले। आपके मां बाप आपको सब सुविधा देंगे, लेकिन मेहनत आपको ही करनी होगी। और ध्यान रखिएगा कि जो आदमी कामयाब है उसने कहीं ना कहीं 3-4 साल का संत जीवन जरूर बिताया है। संत जीवन का मतलब उसने अपने आप पर और अपने करियर के ऊपर फोकस किया है, तभी आप कामयाब होंगे। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको फोकस करना होगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो गलत संगति को छोड़ना होगा। गलत संगति आपको टेम्परेरी रूप में आनंद जरूर देगी। गलत संगति आपको टेम्परेरी रूप में नशे की ओर जरूर लेके जाएगी, लेकिन उसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं, बहुत भयानक। और आपको अभी से अपने आप को सचेत करना होगा कि मेरे लिए क्या बढ़िया है।
जीवन की सब सुख सुविधाएं वहीं खड़ी रहेगी, आपका इंतजार करती हुई मिलेगी। और जब आप कामयाब हो जाएंगे 4, 5, 6 साल में, वो सुख सुविधाएं वहीं रहेगी, जाने वाली नहीं, आपको सब मिलेगी और सब आपका इंतजार करते हुए मिलेगी। अभी आपको क्या करना है? अपने आप पर फोकस करना है। आप अपने जीवन के स्वर्णिम काल में हैं और आप अगर अभी नहीं संभले तो इसके बाद जीवन दोबारा संभलने का मौका नहीं देने वाला है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर रीटेक पॉसिबल है, रियल लाइफ में रीटेक पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ के अंदर जो समय गया वो दोबारा नहीं आने वाला है। इस बात को आपको महसूस करना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। ये जो कमरे हैं पीछे, जो बिल्डिंग है आपकी, एनसीसी रूम जिसमें बना हुआ है, एजुसेट जो रूम बना हुआ है जिसमें डॉक्टर राजा राम जी बैठते हैं, हम इन सारे कमरों में पढ़े हुए हैं, आप ही की तरह पढ़े हैं। हम कोई आसमान से नहीं गिरे। जब ये बात करते हैं स्टेट एनएसएस ऑफिसर की, मैं अक्सर ये एक बात कहता हूं कि स्टेट एनएसएस ऑफिसर जो होता है वो सिर्फ एनएसएस के लिए, लेकिन उससे पहले हम टीचिंग फैकल्टी के व्यक्ति हैं। हमारा इस समाज के प्रति उत्तरदायित्व वो भी है कि हमें अपने छोटे भाई बहनों को एक सही दिशा देनी है। BA1 में एडमिशन ले लिया, जाते ही 2-4 साथी मिल गए, और साथी में कौन से मिले? बढ़िया वाले। तो एक क्लास में करेगा, फिर मतलब कौन सा कुंभ का मेला है? रिजल्ट कैसा आना था आप समझ सकते हैं। BA1 में जैसा आना था वैसा ही आया। फिर इस बार BA2 में थोड़ा सा संभलने का प्रयास किया, लेकिन देर हो चुकी थी। लेकिन वो जो BA1 का नुकसान था वो सेकंड ईयर और फाइनल में पूरा हो गया। लेकिन वो जो मैं कहता हूं रीटेक पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, वो रीटेक आज तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अपने पहले साल को खराब किया। और दोस्ती ही बनाती है और दोस्ती ही बिगाड़ती है। मैं आज भी यह मंच से कहना चाहूंगा कि मैं अगर टीचिंग फैकल्टी का व्यक्ति बना तो उसके पीछे भी एक दोस्त का ही हाथ था। मुझे दोस्त ऐसा मिल गया जो 18 घंटे पढ़ता है, मेरे सारे साथी जानते हैं। विष्णु भगवान CDLU में प्रोफेसर है। मैं सारा क्रेडिट अक्सर उसी को देता हूं कि भैया पढ़ने वाला दोस्त मिल गया तो पढ़ाई कर ली, अदरवाइज क्या हाल होना था हम भी समझ सकते हैं। ये चीज आपको भी देखनी है कि आपका जो दोस्त है वो आपको कहीं अस्थायी आनंद के लिए आपका पूरा भविष्य तो दांव पर नहीं लगा रहा है, चौपट तो नहीं कर रहा है। आपको मंथन करना होगा। और प्यारे बच्चों, एक बात और कह देता हूं कि दोस्ती जो है ना, दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है। कैसे? गलत संगति कौन सिखाता है? सबसे पहला ये सारे बच्चे जानते होंगे। अरे भैया जानो, वो जो नाजी कह रहे हैं इसका मतलब वो बहुत सही रास्ते पर है, और जो कह रहे हैं हाजी इसका मतलब उनको पता है कि उनके साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। अपनी दोस्ती का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आपको बहुत ही जल्द, मात्र 15-20 साल में, फिर से वही बात कह रहा हूं, 2 पीढ़ियों से आंखें मिलानी है। और दोनों पीढ़ियों से आपको जब आंखें मिलाने का अवसर मिले तो आप आत्मविश्वास के साथ आंखें मिलाते, आप अपने आप पर गर्व करके आंखें मिलाते, आप इस मजबूती के साथ आंख मिलाते कि आपके मां बाप ने जो आपको पढ़ने का अवसर दिया उसका आपने 100% फायदा उठाया, और 100% फायदा उठा के 100% आपने परिणाम भी दिया है। ये आपको भी करना होगा। ये तालियां इस बात की तो नहीं बज रही, बहुत देर हो गई है। वो अपनी लाइन शुरू की, दीवार की तरफ देखा, दीवार के ऊपर झरोखे की तरफ देखा और बोला ये जो चिलमन है, इस चिलमन से कभी हम झांके कभी वो झांके। ये जो चिलमन है, इस चिलमन से कभी हम झांके कभी वो झांके। ये जो चिलमन है, इस चिलमन से कभी हम झांके कभी वो झांके। कई दिनों बाद श्रोता मिले, सुनानी है पूरी बात, 2-3 मिनट 2-3 सेकंड गुजरी, फिर से देखा और बोला ये जो चिलमन है, इस चिलमन से कभी हम झांके कभी वो झांके।
ये जो चिलमन है, इस चिलमन से कभी हम झांके कभी वो झांके। नीचे से राजा राम जी ने आवाज लगाई, आग लगा दो चिलमन को, न तुम झांको न वो झांके। तो अपने को ये चिलमन बनाना है। ये राष्ट्र किसका है? हमारा है। इस राष्ट्र का प्रहरी कौन है? हम हैं। इस राष्ट्र को आगे ले जाने का कार्य कौन करेगा? हम करेंगे। आज भारत के अंदर जितनी खेल प्रतियोगिताएं हो रही है, उनमें शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। भारत के अंदर खेलों का वजूद बढ़ता जा रहा है। खेल जिंदगी है। खेल आपको प्रसिद्धि और मनी तक ले जाने का सबसे आसान लेकिन सबसे मुश्किल रास्ता भी है। आपको महसूस करना है, आपको जीना है खेल को। अगर खेल को आपने जीना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे। एक बार पुनः यहां मुझे आपसे मिलने का अवसर देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस पूरे महाविद्यालय परिवार का, सभी मंचासीन महाविद्यालय